हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपका चैप्टर 2 है राजा, किसान और नगर। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 आपको क्या है? राजा, किसान और नगर। इसी के एमसीक्यू के माध्यम से जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू के बारे में पूछा जा सकता है आपके बोर्ड के एग्जाम में या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने यहाँ पर देखा था, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने जो है कक्षा 12 का आपका जो पार्ट फर्स्ट था, पार्ट फर्स्ट यानी कि इसमें आपका ईंट, मनके और अस्थियां। ठीक है, चैप्टर 1 आपको क्या था? ईंट, मनके और अस्थियां, जिसको आपका बेसिकली जाना जाता है किस सभ्यता के नाम से? हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस पर जितने भी आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो आपको पढ़ने जा रहे हैं, ये हम लोग 2nd चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन प्लेलिस्ट के माध्यम से हम लोग ठीक इसी प्रकार से सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू के माध्यम से कवर करेंगे। तो इसलिए अगर आप चैनल पर नए होंगे तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वह सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको पूछ रहा है कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो देखिए भारत में अगर बात की जाए कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है, तो देखिए नेपोलियन जनरली आपका किसको बोला जाता है? तो नेपोलियन उसको बोला जाता है कि जो ज्यादा क्षेत्र में क्या करता है? विजय प्राप्त करता है। जो ज्यादा क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है, ज्यादा क्षेत्र में कब्जा करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेपोलियन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेपोलियन बोलते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि भारतीय शासक को, किस भारतीय शासक को नेपोलियन कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना किसको बोला जाता है? समुद्रगुप्त को। किसको बोला जाता है? समुद्रगुप्त को। लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसे पूछता है कि यूरोप का समुद्रगुप्त किसको बोला जाता है? यूरोप का समुद्रगुप्त किसको बोला जाता है? अगर आपका क्वेश्चन रिवर्स पूछ लेता है, यूरोप का समुद्रगुप्त किसको बोला जाता है, तो यह भी आपको याद रखना कि यूरोप का समुद्रगुप्त किसको बोला जाता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? नेपोलियन। ठीक है, तो दो तरीके से इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये दोनों ही आपको याद रखना कि अगर आपको क्वेश्चन ये पूछता है कि यूरोप का समुद्रगुप्त किसको बोला जाता है, तो याद रखना नेपोलियन, और किस भारतीय शासक को नेपोलियन बोला जाता है, तो याद रखना आपका समुद्रगुप्त को। इसमें जितने भी नाम दिए गए इस पर थोड़ा सा हम लोग अच्छे से चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर पहला नाम दिख रहा है हमको, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य आपके क्या थे? मौर्य वंश के संस्थापक थे। ठीक है, मौर्य वंश के आपके संस्थापक थे, ये भी आपको याद रखना है। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरे पर आते हैं कनिष्क। तो कनिष्क का राज्याभिषेक आपको पूछा जाता है, तो 78 ईस्वी में आपका कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था, याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका हर्षवर्धन। हर्षवर्धन आपका 7वीं यानी कि 7th सेंचुरी यानी कि 7वीं शताब्दी में देखने को मिलते हैं, और इसी के समय में आपका, इन्हीं के समय में आपको कौन आए थे? ह्वेनसांग आए हुए थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूछ रहा है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो यह आपको याद रखना है कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली जो था वो कौन सा था? मगध। कौन सा था आपका? मगध। और मगध सबसे शक्तिशाली क्यों था, तो आपको याद रखना है। इधर हमको पता है गंगा नदी आता है, यमुना नदी, कई नदियां आती हैं, इधर से आपका ब्रह्मपुत्र नदी आती है, कई नदियां आती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, जो मिट्टी है वो क्या है आपका? बहुत ज्यादा उपजाऊ है। मिट्टी क्या है आपका? उपजाऊ है। जब मिट्टी आपका उपजाऊ है तो यहाँ पर क्या होगा? आपका खेती अच्छी होगी, यानी कि कृषि अच्छी होगी। जब कृषि आपकी अच्छी होगी तो फिर यहाँ पर क्या होगा? आपका पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या ज्यादा होगा। ठीक है, क्या होगा? आपका जनसंख्या यहाँ पर ज्यादा होगा, और जब जनसंख्या ज्यादा होगा तो यहाँ पर क्या होगा? आपका सेना है, यानी कि यहाँ पर क्या है? आपका सेना है, और जब सेना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक ये आपका जनपद शक्तिशाली हो जाएगा। तो ये आपका जनपद क्या हो जाएगा? शक्तिशाली हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, मगध आपका सबसे शक्तिशाली आपका माना जाता है। इसके और भी अन्य कारण थे जिसकी वजह से यह शक्तिशाली माना जाता है, तो क्या क्या कारण थे ये भी आपको याद रखना है। देखिए लोहा यहाँ पर पाया जाता था, लोहा अत्यधिक मात्रा में यहाँ पर पाया जाता था, तो लोहे से क्या बनाया जाता था? आपका हल बनाया जाता था, हल और हथियार। क्या किया जाता था? हल और हथियार बनाया जाता था, जिसकी वजह से ये क्या हो गया? आपका समृद्ध हो गया, जिसकी वजह से आपका क्या था? काफी ज्यादा समृद्ध था, याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपका पूछ रहा है कि किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। ठीक है, हमको पता है अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था,
और अशोक ने कलिंग पर विजय कब प्राप्त किया था? तो याद रखना आपको 321 ईस्वी में, ठीक है, 321 ईसा पूर्व में, ठीक है, सॉरी 261, ठीक है, 261 ईस्वी में, ठीक है, 261 ईस्वी में आपको याद रखना है, 261 ईसा पूर्व में जो है क्या किए थे, कलिंग पर अशोक ने विजय प्राप्त किया था 261 ईसा पूर्व में। तो यह भी आपका पूछा जाता है कि अशोक ने कलिंग पर कब विजय प्राप्त किया था, ठीक है, तो अशोक ने कलिंग पर विजय कब प्राप्त किया था? 261 ईसा पूर्व में, आपको याद रखना है। और यह भी पूछा जाता है कि कलिंग आज का कौन सा राज्य है? तो कलिंग आज का आपका उड़ीसा राज्य है, याद रखना है, उड़ीसा, आपको जो आज का उड़ीसा जाना जाता है उसी को पहले कलिंग बोला जाता था, याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा है कि किस अशोक के किस शिलालेख में पूछ रहा है कि कलिंग विजय के बारे में वर्णन किया गया है। तो आपको याद रखना 13वां, जो आपका 13वां शिलालेख था, इसमें आपका वर्णन किया गया है अशोक के कलिंग विजय के बारे में। और इसी के बाद अशोक ने क्या किया था, ये लास्ट आपका विजय माना जाता है, लास्ट युद्ध इन्होंने किया था। इसके बाद इन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तो आप डायरेक्टली लगा सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है। पूछ रहा है कि कनिष्क की राज्यारोहण तिथि क्या है? तो अभी हमने बताया 78 ईस्वी, 78 ईस्वी याद रखना है, कब? 78 ईस्वी, ठीक है। और यहाँ पर आपको नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है कि अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक आपको याद रखना किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का, ठीक है, किस वंश का शासक था? मौर्य वंश के शासक थे अशोक, ठीक है। और मौर्य वंश के बारे में अभी हमने देखा है, चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक थे, ठीक है। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य आपका संस्थापक थे, मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य आपके संस्थापक थे, ठीक है। और इसके लिए अगर बात की जाए क्रोनोलॉजी में, ठीक है, कि कौन वंश कब आए थे, तो इसके बारे में हमने जो है देखिए कई बार हमने बताया कि एक फार्मूला हमने बताया, हसीन मसूक सातवाहन, हसीन मसूक सातवाहन, हमने एक फार्मूला आपको बताया, हसीन मसूक सातवाहन। इसी फार्मूले से आपको पूरा जितना भी वंश है उसको हमने याद कराया था। कैसे याद कराया था कि मीन्स है मीन्स क्या हो गया आपका? हर्यक वंश, है मीन्स क्या हो गया आपका? हर्यक वंश। सी मीन्स क्या हो गया आपका? शिशुनाद वंश। कौन सा हो गया? शिशुनाद वंश, याद रखना है, शिशुनाद वंश। यानी कि दूसरे पर आ जाता है आपका कौन सा? शिशुनाद वंश। पहले पर आपका हर्यक वंश, दूसरे पर शिशुनाद वंश, तीसरे पर आता है आपका कौन सा? नंद वंश। तीसरे पर आ जाता है कौन सा आपका? नंद वंश। चौथे पर आता है आपको कौन सा? मौर्य वंश, मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद आपका आता है पांचवें पर यहाँ पर शुंग वंश। कौन सा? शुंग वंश, याद रखना है, शुंग वंश पांचवें पर। इसके बाद आता है आपका कौन सा? कण्व वंश। कौन सा? कण्व वंश। और कण्व वंश के बाद लास्ट आपका कौन सा आ जाता है? सातवाहन वंश। तो यह क्रोनोलॉजी में भी आपका पूछा जाता है कि कौन सा वंश कब आया था, तो यह भी आपको याद रखना है। इसमें आपको लेकिन पूछा था कि अशोक किस वंश का शासक था, तो याद रखना है आपका किस वंश के शासक थे, तो आपको याद रखना है मौर्य वंश के, याद रखना है मौर्य वंश। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देख सकते हैं, पूछ रहा है आपका कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता था? तो आपको याद रखना गुप्त काल जो था, इसको हम लोग क्या नाम से जानते थे? स्वर्ण काल के नाम से जानते थे। और स्वर्ण काल के नाम से क्यों जानते थे? तो ये आपको याद रखना है, सोने के सिक्के बहुत ज्यादा यहाँ पर जारी किए गए थे, सोने के सिक्के बहुत ज्यादा यहाँ पर जारी किए गए थे, जिसकी वजह से इसको क्या बोला जाता था? स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता था। और सन अगर पूछता है तो याद रखना आपको चौथी शताब्दी, ठीक है, यानी कि 4th सेंचुरी याद रखना है, ठीक है, 4th सेंचुरी यानी कि चौथी शताब्दी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो याद रखना प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन ने। किसने किया था? हरिसेन ने। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है कि राज तरंगिणी के लेखक कौन थे? राज तरंगिणी के लेखक कौन थे? तो याद रखना आपको कल्हड़। कौन थे? कल्हड़। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है कि अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय के बारे में जानकारी मिलती है? तो अर्थशास्त्र लेखक के बारे में भी पूछा जाता है कि कौन लिखा था अर्थशास्त्र? लिखे थे कौन? कौटिल्य। कौटिल्य ने लिखा था अर्थशास्त्र। और इंडिका लिखा था कौन? मेगस्थनीज, ठीक है, मेगस्थनीज ने लिखा था आपका, याद रखना है, इंडिका, ठीक है। और जो आपका मेगस्थनीज थे ये क्या थे? आपके एक एम्बेसडर थे जो कि कहां पर आए थे? मौर्य वंश के समय में आए थे। तो इससे आपको याद होना चाहिए मौर्य वंश, ठीक है। इन दोनों से हमको किसके बारे में जानकारी मिलती है? मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। तो अर्थशास्त्र की रचना हमने देखा मौर्य वंश के समय में कौटिल्य के द्वारा आपका किया गया था। और मौर्य वंश आपका कब थे, तो याद रखना आपका चौथी शताब्दी में, आपका चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में था। तो याद रखना आपका मौर्य वंश की चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में अर्थशास्त्र का रचना किया गया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। अभी हमने बता दिया अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे आपके, तो याद रखना कौटिल्य। कौन थे, कौटिल्य। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका पूछ रहा है कि बिंबिसार का संबंध किस वंश से है। बिंबिसार आपको याद रखना है हर्यक से। अभी हमने बताया है फार्मूला हसीन मशूक सातवाहन, ठीक है, हसीन मशूक सातवाहन। तो सबसे पहला जो आपका कौन सा था, तो आपका हर्यक वंशी था, हर्यक वंशी आपका था, ठीक है, सातवाहन, ठीक है। हर मीन्स क्या हो गया आपका हर्यक वंश, शिशुनाथ नंद वंश, उसके बाद में मीन्स मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश। तो जो सबसे पहला था आपका हर्यक वंश, इसी से आपका बिंबिसार रिलेटेड है, तो याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, याद रखना है बिंबिसार द्वारा। किसके द्वारा, बिंबिसार द्वारा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की। तो इंडिका अभी हमने बताया मेगस्थनीज के द्वारा। मेगस्थनीज कौन था आपका, राज दरबार में किसके आए थे, तो याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया था एज ए एम्बेसडर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किसने की थी। ठीक है, तो देखिए धम्म की शुरुआत जो है वो कौन किया था, अशोक ने किया था, अशोक ने किया था, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, एक अधिकारी नियुक्त किया था, एक क्या किया था, अधिकारी नियुक्त किया था। उस अधिकारी को क्या बोला जाता था, धम्म महामात्य बोला जाता था। क्या बोला जाता था, धम्म महामात्य, ठीक है, धम्म महामात्य बोला गया था इनके द्वारा। और ये धम्म महामात्य क्या करता था, यह एक अधिकारी था जो क्या करता था, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता था, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता था, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता था। कौन, धम्म महामात्य, जो कि नियुक्त किया गया था किसके द्वारा, अशोक के द्वारा, याद रखना है अशोक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा जाता है, अशोक। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो हमने बताया 261 ईसा पूर्व में, याद रखना है 261 ईसा पूर्व में। कलिंग हमने बताया कि क्या है, आज का उड़ीसा, आज का उड़ीसा आपका क्या है, कलिंग। ये उड़ीसा जो है यही क्या है आपका, कलिंग। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है जीवक वैद्य किस वंश के काल में था। तो जीवक आपका किस वैद्य के काल में था, तो याद रखना हर्यक वंश के, ठीक है। किस वैद्य में, जो आपका हर्यक वंश में था। हर्यक हमने बताया सबसे पहला शासक आपका, सबसे पहला वंश आपका हर्यक वंशी देखने को मिलता है। नेक्स्ट, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई। तो सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराया था, रुद्रदमन ने। याद रखना रुद्रदमन ने सुदर्शन लेक की मरम्मत करवाया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की। ठीक है, किस नदी के संगम पर किया था, तो सभी पर, याद रखना है आपका सभी पर, ठीक है, इन सभी पर, जैसे गंगा, सोन, पुनपुन सभी के जो आपका किया था इन्होंने, तो याद रखना है डी। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20। पूछ रहा है यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। अभी हमने बताया यूरोप का समुद्रगुप्त किसको बोला जाता था, नेपोलियन को, पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21। पूछ रहा है अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहां भेजा था। तो महेंद्र उनके पुत्र थे, किसके पुत्र थे, अशोक के, ठीक है। अशोक के पुत्र थे कौन, महेंद्र, ठीक है, महेंद्र। और अशोक की पुत्री थी कौन, संघमित्रा। संघमित्रा क्या थी, पुत्री, ठीक है। तो इन दोनों को इन्होंने कहां पर भेजा था, श्रीलंका में भेजा था, धम्म महामात्य यानी कि आपका बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने श्रीलंका में भेजा था। तो याद रखना श्रीलंका में, ठीक है। महेंद्र और संघमित्रा को कहां पर भेजा था, श्रीलंका में, याद रखना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया। ठीक है, तो कौन चीनी यात्री भारत आया था, तो याद रखना फाहियान, ठीक है। और फाहियान ने एक पुस्तक भी लिखा था, याद रखना है कौन सा आपका, फाकोकी, ठीक है, फाकोकी पुस्तक इन्होंने लिखा था। तो यह भी पूछा जाता है कि फाकोकी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, तो याद रखना फाहियान के द्वारा। और किसके काल में आया था, तो गुप्तों के काल में चीन से इन्होंने आया था। तो यह भी पूछता है कि किस कहां से आए थे, तो याद रखना चीन से। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 23। पूछ रहा है मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया। ठीक है, तो मेगस्थनीज अभी हमने बताया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, एक एम्बेसडर था, ठीक है। और इनके पुस्तक का नाम क्या था आपका, इंडिका। इंडिका, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था,
इंडिका, याद रखना है, इंडिका इनके पुस्तक का नाम था। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 24, पूछ रहा है अभिज्ञान शाकुंतलम की रचनाकार है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास, याद रखना है, कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, किस शासक को प्रियदस्ती के नाम से जाना जाता है? तो प्रियदस्ती सुंदर मुख वाला व्यक्ति, ठीक है, तो इन्हीं को बोला जाता है अशोक को ही, ठीक है। और एक नाम से और इनको जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ये तो आपका प्रियदस्ती दे दिया, लेकिन दूसरा नाम यह भी आपको देखने को मिलता है, देवनाम पिया। तो यह भी आपका पूछता है देवनाम पिया किसको जाना जाता है? तो ये भी आपका अशोक को ही जाना जाता है, याद रखना, प्रियदस्ती और देवनाम पिया दोनों के नाम से अशोक को ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, मेगस्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था? तो ये आपको याद रखना, कितने वर्गों में विभाजित किया था? 7 वर्गों में विभाजित किया था। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम हमने बता दिया, इंडिका, ठीक है, पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या आपका 18 है, 18 है, याद रखना है, 18 पुराण है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो अभी के आपके अगर बात की जाए तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में। और दूसरा आपका जो महत्वपूर्ण है नालंदा, तो नालंदा के बारे में भी आपका पूछता है, तो नालंदा याद रखना आपका बिहार में है। नालंदा अभी की कहाँ पर है? बिहार में है। और तक्षशिला आपका कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तक्षशिला कहाँ पर है? पाकिस्तान में। दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तक्षशिला के बारे में पूछा है तो याद हो, ये कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? पाकिस्तान। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस लिखा गया था किसके द्वारा? विशाखा दत्त के द्वारा, याद रखना, विशाखा दत्त। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 30 सॉरी क्वेश्चन नंबर 30 आपको पूछ रहा है मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो इसके बारे में हमने बताया चंद्रगुप्त मौर्य, संस्थापक थे इन्होंने, मौर्य वंश के संस्थापक भी थे, याद रखना, ठीक है। और यहाँ पर आपको कुछ क्रोनोलॉजी दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं क्रोनोलॉजी, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी में यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि पहले पर आपका दे रहा है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड यहाँ पर आप देख सकते हैं 322 से लेकर 298 तक। दूसरा आता है आपका बिंदुसार, बिंदुसार का कार्यकाल यहाँ पर देख सकते हैं 298 से लेकर 272। उसके बाद अशोक, फिर आपका दशरथ मौर्य, संप्रति, तो ये पूरा नहीं याद रखना है। लास्ट में आते हैं बृहद्रथ। तो यह पूछा जाता है कि मौर्य वंश का लास्ट रूलर यानी कि अंतिम शासक कौन था? क्वेश्चन यह पूछता है आपका मौर्य वंश का अंतिम शासक। तो यह आपका पूछता है अंतिम शासक कौन था? तो याद रखना है आपको बृहद्रथ। कौन थे? बृहद्रथ। और प्रथम शासक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और अशोक देख सकते हैं तीसरे नंबर पर आते हैं, बिंदुसार के बाद आते हैं अशोक, ठीक है। तो अशोक के बारे में भी पूछा गया है किस वंश से थे? याद रखना है आपका मौर्य वंश से। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर देख सकते हैं वेदों की संख्या आपका पूछा गया है। तो वेद हमको पता है 4 वेद होते हैं, और सबसे पुराना यानी कि आपको पूछा जाता है प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये भी आपको याद रखना है ऋग्वेद, ठीक है। कौन सा है आपका? ऋग्वेद। और यह कब लिखा गया था आपका? तो यह भी आपको पता होना चाहिए 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर आपका 1000 ईसा पूर्व तक, 1000 ईसा पूर्व तक, इसको आपको क्या बोला जाता है? ऋग्वैदिक काल बोला जाता है। ऋग्वैदिक काल ये होता है। और उत्तर वैदिक काल आपका कब से कब हो जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर आपका 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, 600 ईसा पूर्व तक। तो यह भी पूछा जाता है कि ऋग्वैदिक काल कब से कब तक है? तो याद रखना आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक आपका ऋग्वैदिक काल बोला जाता है। और उत्तर वैदिक काल अगर पूछता है तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, याद रखना। उत्तर वैदिक काल में आपका बाकी बचे हुए 3 वेद लिखे गए थे, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। और पूछता है संगीत से रिलेटेड आपका कौन सा वेद है? तो याद रखना आपका सामवेद। सामवेद किससे रिलेटेड है? तो आपको याद रखना है संगीत से। यह भी आपका पूछा जाता है सामवेद किससे रिलेटेड है? तो संगीत से आपका रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32। पूछ रहे हैं चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो चंद्रगुप्त की मृत्यु आपको याद रखना श्रवणबेलगोला में हुआ था। और श्रवणबेलगोला आज का कहाँ का है? तो कर्नाटक में आपका स्थित है, कर्नाटक में, ठीक है। और किसके द्वारा इनकी मृत्यु कैसे हुआ? तो देखिए अभी आप पढ़ेंगे अशोक के बारे में, ठीक है। तो अशोक जो थे उन्होंने क्या किया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। किस धर्म को? बौद्ध धर्म को अपना लिया था अशोक ने। लेकिन जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने क्या किया था? जैन धर्म को अपनाया था। किस धर्म को अपनाया था?
तो जैन धर्म को अपनाया था। जैन धर्म को अपनाया था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जब जैन धर्म अपना लिया था तो फिर लास्ट में इन्होंने अपने अंतिम दिनों में इन्होंने क्या किया था, श्रवण बेलगोला में गए थे और संलेखना विधि से इनकी मृत्यु हो गई थी। संलेखना विधि क्या होता है आपका कि जैन धर्म में एक आपका नियम होता है जिसमें क्या करते हैं वो लोग अपना लास्ट में अंतिम दिनों में अपना क्या कर देते हैं, भोजन का त्याग कर देते हैं। और जब भोजन का कोई भी व्यक्ति त्याग कर देगा तो धीरे धीरे उनकी स्थिति ऐसी आ जाएगी कि एक दिन कमजोर होकर मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा व्यक्ति। तो उसी प्रकार इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यह भी अगर पूछता है कि कैसे हुई थी मृत्यु तो याद रखना संलेखना विधि से याद रखना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33, पूछ रहा है चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाले थे? तो हमने बता दिया जैन धर्म को इन्होंने अपनाया था। और लास्ट में आपका श्रवण बेलगोला जो कि बेंगलोर में आपका कर्नाटक में है, यहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34, मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था? तो हमने बताया उड़ीसा में। कहाँ पर था? उड़ीसा में, याद रखना है। कलिंग आज के उड़ीसा में आपका लोकेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, मौर्य काल में ब्रह्म, ये बाह्यदेह नहीं ब्रह्मदेह होता है। क्या होता है आपका? ब्रह्मदेह। ठीक है, तो ब्रह्मदेह आपका क्या होता है कि मीन्स ऐसा जमीन जो ब्राह्मण को दिया जाता था, यानी कि ब्रह्मदेह आपका क्या था? ये भूमिदान था। भूमिदान किसको दिया जाता था? ब्राह्मणों को दिया जाता था। जो जमीन उसी को बोला जाता था ब्रह्मदेह, याद रखना है, उसी को बोला जाता था ब्रह्मदेह। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 36, पूछ रहा है उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के शिलालेखों में लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो उत्तरी पश्चिमी जो आपका शिलालेख पाया गया है अशोक के, उसमें किस लिपि का प्रयोग किया गया? तो याद रखना आपका खरोष्ठी लिपि का। किस लिपि का? खरोष्ठी लिपि का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, कालिदास किसके समकालीन थे? तो याद रखना चंद्रगुप्त द्वितीय के। और चंद्रगुप्त द्वितीय को ही आपका बोला जाता था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य के नाम से भी इनको जाना जाता था, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन कई बार यह भी पूछा जाता है कि विक्रमादित्य के नाम से किसको जाना जाता था? तो विक्रमादित्य के नाम से किसको जाना जाता था? तो याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय को। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 38, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो अभी हमने देखा शिलालेख कौन से? 13 यानी कि 13वें शिलालेख में आपका देखने को मिलता है कलिंग के बारे में। और कलिंग का युद्ध आपका कब हुआ था? तो हमने देखा है 261 ईसा पूर्व में, जो कि आपका अशोक का अंतिम लड़ाई था, जो कि आपका आज की उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह उल्लेख है? तो ये आपको याद रखना है 8 प्रकार के विवाह उल्लेख है। 4 आपके उत्तम कैटेगरी के माने गए हैं और 4 आपके निम्न। ऊपर के चारों आपके उत्तम कैटेगरी के और बाकी 4 आपके निम्न कैटेगरी के। टोटल आपका जो बात की जाए तो 8 प्रकार के विवाह का आपका वर्णन किया गया अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 40, पूछ रहा है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो अभी हमने देखा ये आपका क्वेश्चन हरि सेन इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, सो आई होप सभी डाउट्स आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक इसी प्रकार से हमने जो है चैप्टर नंबर 2 को भी कवर कर लिया और ठीक इसी प्रकार से हमने चैप्टर नंबर 1 को भी सॉल्व किया था। और आई होप सभी डाउट्स आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट अप कर सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। प्लेलिस्ट के माध्यम से हम लोग पूरे चैप्टर्स को कवर करेंगे अच्छे से। हिस्ट्री के सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जियोग्राफी को भी कवर करेंगे और पॉलिटी को भी कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वह सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। और साथियों में आप वीडियो को साझा कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो का लाभ पहुंच सके। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।